नमस्कार, मैं सूरज पटेल ऑल अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच संबंध के बारे में। दो ऐसे देश जिनके बीच में संबंध बहुत ख़राब हो गए थे और अब हाल ही में आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि दोनों देशों ने सऊदी अरब और थाईलैंड ने धीरे धीरे अपने संबंध वापस रिकवरी मोड में लाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि एक आर्टिकल है सऊदी अरेबिया रीस्टोर्स टाइज विद थाईलैंड आफ्टर जेम थेफ्ट डिस्प्यूट। यह 30 साल का डिस्प्यूट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको इतना अजीब केस नहीं मिलेगा जितना थाईलैंड और सऊदी अरेबिया का था। दोनों देशों ने कई सालों तक आपस में ट्रेड नहीं किया। सऊदी अरेबिया में थाईलैंड के नागरिकों को काफ़ी हद तक बैन कर दिया था। उसके अलावा इवन जो इंटरनेशनल फ़्लाइट था सऊदी अरेबिया और थाईलैंड की वो भी कट कर दी गई थी। अब यहाँ पर आप कहोगे कि इतनी अजीब बात है, दोनों देश कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, कभी कोई इतिहास में वॉर नहीं लड़ी गई। मगर यहाँ पर कारण क्या था? यहाँ पर थ्रेट का मेंशन क्यों होता है? यहाँ पर आज से 30 साल पहले क्या हुआ था? डिस्कस करेंगे यह सब। बहुत जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियो मिस ना हो। वैसे अगर हम देखें तो थाईलैंड और सऊदी अरेबिया कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री है, काफ़ी दूर हैं, आबादी भी काफ़ी हद तक डिफरेंट है। सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, 3.5 करोड़ की आबादी है। थाईलैंड एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है, 7 करोड़ की आबादी। कोई ख़ास डिस्प्यूट है नहीं हिस्टोरिकली, मगर ये सब कुछ चेंज हो जाता है 1989 में। 1989 में क्या होता है कि टेचामोंग नाम का एक थाईलैंड का वर्कर, जिस प्रकार से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्कर काफ़ी बार सऊदी अरेबिया यूएई में जाते हैं काम करने के लिए, वैसे ही थाईलैंड से एक आदमी था टेचामोंग, जिसको नौकरी मिल गई थी सऊदी अरेबिया के प्रिंस के पैलेस में एज अ सर्वेंट। बहुत से सर्वेंट ये लोग एम्प्लॉय करते थे, उनमें से एक था टेचामोंग। ये यहाँ पर काम करता था। साफ़ सफाई करते करते इसको एक्सेस मिल गया सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैजल बिन फहाद के बेडरूम का। अब टेचामोंग था वो चुपचाप बेडरूम में पहुँच गया और वहाँ पे जाकर बहुत ही बड़े स्केल पर उसने चोरी करी। 91 केजी की जो ज्वेलरी है यहाँ पर वो उठा ली। कई नेकलेस थे, कई डायमंड थे। यहाँ पर ये उठाकर एक वैक्यूम क्लीनर के बैग में डालकर उससे कैसे न कैसे करके बहुत ही मिराकुलसली ये जो सारी ज्वेलरी है ये स्मगल करवा दी वापस थाईलैंड में। ऑफ कोर्स ये काम करना ही काफ़ी रिस्की था, मगर कैसे न कैसे करके टेचामोंग ने यह बहुत ही बड़ी चोरी ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी। मगर टेचामोंग के सामने प्रॉब्लम यह आ गई थी कि थाईलैंड में यह था काफ़ी लोअर मिडिल क्लास आदमी। अब जो भी इसने चोरी करी थी उसकी टोटल वैल्यू 1989 में लगाई जा रही थी अराउंड $20 मिलियन, मतलब कि 140 करोड़ रुपए, जो उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ी राशि थी। अब टेचामोंग के पास किसी ज्वेलर्स के पास जाता था, कहता था कि ये डायमंड है, इसे ख़रीद लो। वो लोग हाथ जोड़ लेते थे, कहते थे इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ है, हम इसका प्रॉपर प्राइस नहीं दे पाएंगे। अगर सेल करनी है तो 1/10 भाग या फिर 1/20 भाग कीमत हम दे पाएंगे। टेचामोंग को काफ़ी परेशानी हुई इसे बेचने में। पूरे थाईलैंड में वो ज्वेलर्स से बात की, इससे कौन ख़रीदेगा। घूम फिर कर कुछ ज्वेलर्स वहाँ मिले, कुछ डायमंड उसने बेचे, मगर ये बात है पूरी फैल गई कि एक आदमी जो हाल ही में सऊदी अरेबिया से लौटा है और अब ये ज्वेलरी बेचने की कोशिश कर रहा है। तो थाईलैंड की जो रॉयल पुलिस है इस इन्वेस्टिगेशन करने लगा। उन्हें वैसे ही एक आइडिया मिल गया था कि सऊदी अरेबिया में चोरी हुई है, मगर प्रॉब्लम यह था कि जिस पैलेस में चोरी हुई है वहाँ 200 से 300 सर्वेंट काम करते थे। तो उसकी लिस्ट इनके पास थी, जिनमें से कुछ सर्वेंट थाईलैंड के थे। उन्होंने वैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। फिर इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक आदमी है जो ज्वेलरी बेच रहा है। इससे रॉयल पुलिस इन्वेस्टिगेशन और तेज़ हो गई।
और कुछ ही हफ्तों में थाईलैंड की पुलिस ने टेचामुंग को पकड़ लिया और सारी जो ज्वेलरी थी चोरी की हुई वो भी इन्होंने पकड़ लिया। यहाँ पर आप देख पाओगे यह 1990 की एक फेमस तस्वीर है। अब आप सोच रहे होगे टेचामुंग पकड़ा गया, सारी ज्वेलरी पकड़ी गई, इन्फॉर्मेशन सऊदी अरेबिया भी पहुँच गई होगी और सारे ज्वेलरी जहाँ से चोरी हुई थी वहाँ वापस कर दिया गया होगा। तो नहीं, कहानी तो अब शुरू होती है। इसके बाद होता है हाई लेवल करप्शन। अब सऊदी अरेबिया की सरकार ने कहा कि ये सारे ज्वेलरी हमारे प्रिंस की है, इसको पैक करो और वापस सऊदी अरेबिया में भेजो। थाईलैंड की पुलिस ने ज्वेलरी पैक करी और वापस भेजी। सऊदी अरेबिया ने जब बॉक्स खोली ज्वेलरी की जो भेजी गई थी थाईलैंड की पुलिस द्वारा, ज्वेलरी की बॉक्स खोलकर देखने के बाद वे हैरान थे, क्योंकि 50% जो ज्वेलरी जो थे वे नकली थे। उसके अलावा एक बहुत ही कीमती ब्लू डायमंड था जो उन्होंने वापस किया ही नहीं। मामला यह था बेसिकली कि पुलिस अथॉरिटी ने काफ़ी बड़े स्केल पर करप्शन किया था और ये करप्शन बाद में थाईलैंड की मीडिया ने रिवील भी कर दिया, जब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो थे हाई रैंक के, उनकी पत्नियां बहुत कीमती ज्वेलरी पहनकर बाहर निकल रही थी। इनकी फ़ोटोज़ ली गई तो पता चला कि जो भी सारी ज्वेलरी पकड़ी गई थी उसमें से आधा पुलिस ने रख लिया है और आपस में बांट लिया है। और ये सुनकर आप चौंकिएगा मत कि थाईलैंड करप्शन के मामले में बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मर है। थाईलैंड की अगर आप रैंक देखोगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तो 110 रैंक है। हाई लेवल करप्शन यहाँ पर होता है, मतलब इंडिया से भी कई गुना ज़्यादा करप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो उस टाइम 1990 में इंटरनेट और कम था, मीडिया काफ़ी हद तक कमज़ोर था। पुलिस ने सीधा आधा जो सामान था उठा लिया और नकली ज्वेलरी सऊदी अरेबिया को भेज दिया। मगर सऊदी अरेबिया ने भी हार नहीं मानी। फिर जो रॉयल फैमिली थी सऊदी अरेबिया की, उन्होंने डिटेक्टिव भेजे थाईलैंड में, जिसमें एक आदमी था मोहम्मद अल रुवैली। यह सऊदी रॉयल फैमिली का एक बहुत ही करीबी आदमी था जिसकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। पता ही नहीं चला कि इसको किसने मारा। सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर इल्ज़ाम ये लगाया कि थाईलैंड में हाई लेवल करप्शन है, इनके हाई रैंक के पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब ये सारा करप्शन ढकने के लिए सऊदी अरेबिया के लोगों को ये मार रहे हैं। और ये आरोप लगाने का कारण भी था क्योंकि इससे पहले सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेट्स जो हैं पहले गायब किए गए, बाद में इनकी डेड बॉडी मिली। थाईलैंड ने ये कहा कि दोनों केस आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों केस अलग अलग हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया यह कह रहा था कि थाईलैंड में चोरी हुई है बहुत ही बड़े लेवल की, यहाँ के लोग चोर हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट हैं। अंत में सऊदी अरेबिया ने थाईलैंड से ट्रेड करना बहुत ही कम कर दिया। उसके अलावा थाईलैंड के लोग जो सऊदी अरेबिया जाकर काम करते थे उनकी वर्क वीज़ा बिल्कुल कम कर दिए गए। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ भारतीय और पाकिस्तानी को, जो कि थाईलैंड के लोगों को रिप्लेस किया। सिंस थाईलैंड के ख़िलाफ़ सऊदी अरेबिया ने इतनी कदम उठाए, बाद में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल भी कर दी। गल्फ़ की जो बाकी देश हैं उनको भी ये कहा कि थाईलैंड के लोगों को नौकरी मत देना। थाईलैंड ने भी कुछ कदम उठाए अपने हिसाब से। जब भी यूएन में वोटिंग होती थी थाईलैंड सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ वोट करता था। तो 30 सालों तक ये मनमुटाव है, ये चलता रहा। मगर जो ब्लू डायमंड था वो सऊदी अरेबिया को नहीं मिला। जो ज्वेलरी चोरी की गई थी वो सऊदी अरेबिया को कभी वापस नहीं मिली। अब जाकर 2022 में मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी हद तक चेंज कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के फॉरेन पॉलिसीज़ को। सऊदी अरेबिया ने डिसाइड ये किया कि जो हो गया सो हो गया, जो ये ब्लू डायमंड अफेयर है इसको भूल जाओ। इन्होंने डिसाइड किया कि अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, संबंध को सामान्य करते हैं, डिप्लोमेट्स भेजते हैं। जी हाँ, 30 साल तक सऊदी अरब और थाईलैंड के डिप्लोमेट्स भी नहीं थे एक दूसरे की कंट्री में। अब रिलेशन धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।